जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए यानी कि अंडर ग्रेजुएट के जो भी कोर्सेस होते हैं, ठीक है? इसके अंतर्गत एनईपी 2020 जो कि लागू की गई है, 2021 से लागू कर दी गई थी और जब एनईपी को लागू किया गया, तो हमारे ग्रेजुएशन में जो बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए जैसे कोर्सेस होते हैं, इनके अंतर्गत जो हमारे विषय आते हैं, उन विषयों को डिवाइड किया गया है मेजर के अंतर्गत, माइनर, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप। ये सब क्या होते हैं? ठीक है, इस सारी जानकारी को समझिए कि मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है, ओपन इलेक्टिव क्या होता है, वोकेशनल क्या होता है, प्रोजेक्ट इंटर्नशिप क्या होता है। सारी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। आपने वीडियो देख लिया, गारंटी आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल और प्रोजेक्ट इंटर्नशिप के बारे में हर चीज़ आपको अच्छे से समझा दूँगा। सबसे पहले बात समझना, 2024 में एडमिशन चल रहे हैं। हम एमपी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एमपी के जो भी स्टूडेंट हैं, वैसे नियम तो पूरे ऑल इंडिया में एक ही है, लेकिन एमपी में लागू कर दी गई है एनईपी को। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एमपी में जो एडमिशन चल रहे हैं, ई प्रवेश माध्यम से एडमिशन्स होते हैं, ई प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन्स होते हैं, ठीक है? इसमें रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस कर होते हैं। इसके बाद मेरिट लिस्ट आती है, जब मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो इसके बाद हमें अपनी फीस जमा करनी होती है और फीस जमा करने के समय ही हमें अपने विषय सेलेक्ट करने होते हैं। अब इन विषयों को मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप में डिवाइड किया गया है। इन विषयों को कैसे डिवाइड करना है, मेजर में कौन सा विषय रखना है, कितने पेपर होंगे, कितने नंबर का होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन को समझने वाले हैं। अगर हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो भी यूनिवर्सिटी में यही रूल होता है, मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव के अंतर्गत विषय को डिवाइड किया जाता है, हमें एडमिशन लेना पड़ता है। चाहे आप रेगुलर में एडमिशन लो, चाहे आप प्राइवेट में एडमिशन लो, रूल्स सभी में सेम रहते हैं एनईपी के अंतर्गत मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव विषयों को सिलेक्ट करने की। ठीक है, सारी जानकारी को समझ लेते हैं, चलिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, यूजी के जो कोर्सेज होते हैं। जब हम कॉलेज में नया एडमिशन लेते हैं, तो उसी समय हमें अपने विषय चुनने होते हैं, ठीक है? जैसे कि अगर हम बीएससी की बात करें, तो बीएससी में ग्रुप्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। इसमें हमारा मैथ सब्जेक्ट होता है जो कि मेन रहता है, आप सभी को पता है। इसके बाद दूसरा ग्रुप होता है बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी जो बायोलॉजी से करते हैं। इसके बाद तीसरा ग्रुप भी होता है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस वाले जो स्टूडेंट होते हैं, उनका ग्रुप होता है। अगर हम बीए के ग्रुप्स के बारे में बात करें, मैंने यहाँ पर सभी ग्रुप्स नहीं बताए, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएँ। अगर हम बीए के ग्रुप्स के बारे में बात करें, तो बीए के ग्रुप्स होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिंदी लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो ग्रुप्स होते हैं, एक लास्ट वाला ग्रुप है जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ठीक है? अगर हम बीकॉम की बात करें, तो बीकॉम में भी 200 कुछ ग्रुप्स होते हैं, जैसा कि बीकॉम कर सकते हैं, बीकॉम बिना ग्रुप्स के कर सकते हैं, जैसे कि आप बीकॉम कॉमर्स नॉर्मल होता है, एक बीकॉम कॉमर्स एडवर्टाइजिंग होता है, एक बीकॉम कॉमर्स विद मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग होता है। जब हम बीकॉम करते हैं, तो बीकॉम में फिक्स सब्जेक्ट रहते हैं, यानी कि मेजर में फिक्स सब्जेक्ट एक ही रहेगा, आपको उसे ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। माइनर में फिक्स रहता है सब्जेक्ट, उसे ही आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है? ओपन इलेक्टिव में फिक्स रहेगा, वो आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम बीए, बीएससी के बारे में बात करें, तो जो बीए, बीएससी के जो ग्रुप्स होते हैं, पहले हमें अपने ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ता है। ग्रुप्स के बाद में क्या होता है, इन विषयों को मेजर, माइनर और ओपन इलेक्टिव में डिवाइड करना पड़ता है। हमें एनईपी के अंतर्गत केवल 3 चीज़ों में अपने सब्जेक्ट डिवाइड करने हैं, मेजर में, माइनर में, ओपन इलेक्टिव में। लेकिन जो अलग से ऐड किया गया है ना एनईपी के अंतर्गत, एक तो प्रोजेक्ट इंटर्नशिप ऐड किया गया है, एक वोकेशनल ऐड किया गया है। अब ये 2 चीज़ें क्यों ऐड की गई मैं बता दूँ, ये व्यवहारिक ज्ञान, वोकेशनल व्यवहारिक ज्ञान के लिए ऐड किया गया है। और प्रोजेक्ट इंटर्नशिप, पहले क्या प्रोजेक्ट इंटर्नशिप वगैरह नहीं होते थे बीए, बीकॉम, बीसीए में, क्या है इंजीनियरिंग लाइन में होते थे। तो इस बार इसको एनईपी में अंतर्गत जो कि ऐड किया गया है बीए, बीकॉम, बीएससी में भी। अगर हम यहाँ पर बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत, जब हम अपने विषयों को मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव में डिवाइड करके चुनना होता है, तो मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव में हमें अपने 3 मुख्य विषयों को ही चुनना होता है। यानी कि जो हमारे 3 मुख्य विषय होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं, जो मैंने अभी ऊपर बताए, उन ग्रुप्स में से हमें सेलेक्ट करना होता है। इसके अलावा वोकेशनल कोर्स भी होता है, जो हमारे व्यवहारिक ज्ञान के लिए जोड़ा गया है। इसके अलावा प्रोजेक्ट इंटर्नशिप भी होता है। एक पीडीएफ है जो कि मैंने क्रिएट की है, और इस वीडियो में मैं हर चीज़ आपको समझाऊँगा। वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन हर चीज़ आपको समझ में आएगी, मेरा वादा है आपसे। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, जो फीस सबमिट कर रहे हैं हम, एमपी के बारे में बात करें, जो कि अभी आप सभी को पता है हम 2024 में वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, तो 2024 में फर्स्ट राउंड चल रहा है, ठीक है? एडमिशन लेने का।
ई प्रवेश काउंसलिंग के बारे में मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप चाहे यूटीडी में एडमिशन लो, चाहे सीबीसीएस में एडमिशन लो, चाहे एसओएस यानी कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, तब भी यही नियम रहते हैं। लेकिन ई प्रवेश के एडमिशन चल रहे हैं, लेकिन इसलिए मैं ई प्रवेश के आधार पर आपको बता रहा हूँ, इससे आपको अच्छे से समझ में आ सकेगा। जब हम अपने विषय को सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह से हमारे सामने एक जो कि ऑप्शंस आते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सब्जेक्ट सिलेक्शन। सबसे पहले मेजर का ऑप्शंस आता है, माइनर का आता है, ओपन इलेक्टिव आता है। जब आप बीकॉम करोगे तो बीकॉम में केवल मेजर में एक ही सब्जेक्ट दिखाई देगा, माइनर में एक ही सब्जेक्ट दिखाई देगा, ओपन इलेक्टिव में आपको 2-3 सब्जेक्ट दिखाई दे सकते हैं। वोकेशनल में आपको कुछ विषय दिखाई देंगे और प्रोजेक्ट इंटर्नशिप में भी आपको कुछ विषय दिखाई देंगे। लेकिन हमें जो अपने विषय सिलेक्ट करने हैं वो मेजर, माइनर और ओपन इलेक्टिव में सिलेक्ट करने होते हैं। अब समझेंगे कि मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है, ओपन इलेक्टिव क्या होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ तक तो आपको अच्छी समझ में आ गई होगी, लेकिन विषय को सिलेक्ट करने से पहले हमें मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव के बारे में भी तो पता होना चाहिए, है ना? तो ये 3 मुख्य विषय हैं, 3 मुख्य विषयों को हमें मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव में डिवाइड करना है। पहले इनके बारे में थोड़ी-सी इनकी जो परिभाषा है वो समझ लेते हैं। तो इसकी परिभाषा अगर हम समझेंगे, तो सबसे पहले मुख्य विषय की समझेंगे, मेजर सब्जेक्ट की। विद्यार्थियों को प्रवेशित अपने संकाय से एक मुख्य विषय का चयन करना होता है। यानी कि हमने जो ग्रुप्स बनाए थे ऊपर, जैसे कि मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ठीक है? ग्रुप्स हो गए। अब इस ग्रुप को क्या है, मेजर में डिवाइड करना है, फिर और माइनर में डिवाइड करना है और एक ओपन इलेक्टिव में डिवाइड करना है। लेकिन इसमें से क्या है, मेजर क्या होता है? ऐसा विषय जिसे हम मेजर के अंतर्गत रखेंगे ना, तो वो हमारा मुख्य विषय हो जाएगा। जैसे हम 12वीं में 12वीं किसके आधार पर समझेंगे, तो 12वीं में हमारा मुख्य विषय क्या होता है, मैथ। अगर आप बायोलॉजी से करोगे तो बायोलॉजी हमारा मुख्य विषय होता है। होते तो हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री, लेकिन मुख्य विषय तो हमारा बायोलॉजी हुआ ना। आर्ट से करेंगे तो आर्ट हमारा मुख्य विषय रहता है। तो इसी तरह से जो विषय आप मेजर में रखोगे वो हमारा मुख्य विषय हो जाएगा। ठीक है? मान के चलिए आपने मैथ को मेजर में रख लिया, तो मैथ हमारा मुख्य विषय हो गया। मान के चलिए आपने फिजिक्स को रख लिया मेजर में, तो फिजिक्स हमारा मेन हो जाएगा। केमिस्ट्री को रख लिया तो आपका केमिस्ट्री मेन हो जाएगा। ठीक है? यानी कि आप जो भी विषय रखोगे, अब आप अगर बीए के विषय रखोगे, पॉलिटिकल साइंस का रखोगे तो पॉलिटिकल साइंस आपका मेन हो जाएगा। लेकिन बीकॉम में बाय डिफ़ॉल्ट विषय आपको दिखाई देते हैं, उसमें कोई भी ग्रुपिंग नहीं दिखाई देगी। यहाँ पर अगर आप बात करें तो जो प्रत्येक संकाय के विद्यार्थी के द्वारा, प्रत्येक संकाय यदि बीए, बीकॉम, बीएससी का हो, 3 विषय जो मुख्य विषय हैं, उन मुख्य विषय में से एक विषय वह मुख्य विषय के रूप में पढ़ेगा। यानी कि मैंने क्या बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से हमें एक मुख्य विषय बनाना पड़ेगा जो कि मेजर के अंतर्गत रखना है, और जिस विषय को हम मेजर के अंतर्गत रखेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा मुख्य विषय हो जाएगा। ठीक है? अगर हम बात करें मेजर में आप जो भी विषय रखोगे, मेजर में आप जो भी विषय रखोगे, आपको उसके 2 पेपर देने पड़ेंगे। बाज़ार में किताब आती है, मान के चलिए आपने मैथ को मुख्य विषय के रूप में रखा, तो आपके 2 पेपर होंगे, मैथ 1, ठीक है? मैथ 1, मैथ 2, ठीक है? मान के चलिए आपने बायोलॉजी को रखा या जूलॉजी को रखा, तो जूलॉजी 1, जूलॉजी 2, यानी कि 2 पेपर हमें देने पड़ेंगे उस विषय के। तो इसका जो आधार होता है पेपर 1 और पेपर 2, इस तरह से हमें पेपर देने पड़ते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। जो भी विषय हम मेजर के अंतर्गत रखेंगे ना, वो हमारा मुख्य विषय होता है, और इस मुख्य विषय के आधार पर ही हम भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना जो पीजी है, यानी कि जो भविष्य में जो हम पीजी करेंगे, यूजी के बाद पीजी करेंगे ना, वो इसी आधार पे होगा। इसी आधार पे होगा, यानी कि जो भी विषय हम मेजर में रखेंगे ना, उसी आधार पर हमारा क्या होगा, पीजी होगा। तो आप सोच समझ के रखना, पीजी करना है या यूजी करना है, तो उसी आधार पर आप अपने मुख्य विषय का सिलेक्शन करना। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा विषय रखेंगे हम माइनर विषय। माइनर को हम हिंदी में गौड़ विषय भी कहते हैं। विद्यार्थी को प्रवेशित मूल संकाय की माइनर विषय का चयन करना अनिवार्य है। अब जैसे कि हमारा मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स हो गया, हमने मैथ को तो यहाँ पर रख दिया मुख्य विषय में, तो मैथ के हमें 2 पेपर देने हैं, मैथ 1, मैथ 2। अब माइनर में क्या होता है, अब हमारे 2 विषय बचे। इन 2 विषयों में से हमें एक विषय अब काहे में रखना है, माइनर में रखना है। हमने यहाँ पर केमिस्ट्री को क्या करेंगे, माइनर में रख लेंगे। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है? जो हमारे मुख्य विषय हैं, उन मुख्य विषय में 2 शेष विषय रह जाते हैं, उनमें से हमें एक माइनर में रखना होता है, और माइनर में जो भी विषय हम रखेंगे, उसका हमारा जो पेपर होगा वो सेकंड पेपर होगा केवल और केवल। जैसे कि मैंने अभी क्या बताया था कि मैथ के हमारे 2 विषय हुए, मैथ 1 और मैथ 2। लेकिन अगर आप मैथ को मेजर में रखोगे तो मैथ 1 और मैथ 2 देना पड़ेगा, यानी कि दोनों पेपर देने पड़ेंगे। अगर इसी मैथ को हम माइनर में रखेंगे, तो हमें केवल और केवल मैथ 2 यानी कि सेकंड पेपर है वो देना पड़ेगा, मैथ 2 वाला।
हमें मैथ 1 नहीं देना है, हमें मैथ 2 देना है। लेकिन अगर मैथ को हम फर्स्ट रखेंगे तो मैथ 1 और मैथ 2 रखना है। जैसे केमिस्ट्री अगर हमने मेजर में रखा तो केमिस्ट्री 1, केमिस्ट्री 2 देखना, दोनों पेपर देने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री को अगर हम माइनर में रखेंगे तो हमें केवल और केवल केमिस्ट्री 2 का पेपर देना पड़ेगा। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे द्वितीय प्रश्न पत्र का ही पेपर देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आता है हमारा वैकल्पिक विषय। नाम से समझ में आ रहा है ओपन इलेक्टिव, यानी कि वैकल्पिक हमारे पास विकल्प होते हैं इसमें बहुत सारे। वैकल्पिक का मतलब होता है इसमें हमें विकल्प मिलेंगे। जैसे कि हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हमने फिजिक्स को मेजर में रख लिया, केमिस्ट्री को माइनर में रख लिया, अब बचा हमारा मैथ, केमिस्ट्री को हमने रख लिया, ठीक है। हमारा क्या रह गया, फिजिक्स रह गया, ठीक है। अब क्या होगा कि जो फिजिक्स है उस फिजिक्स में, यानी कि जो ओपन इलेक्टिव वाला जब ऑप्शन चुनोगे तो वहां पर क्या होगा, नाम से समझ में आ रहा है वैकल्पिक विषय, वहां पर आपको एक विषय फिजिक्स तो दिखाई देगा ही देगा, साथ ही आपको दूसरे ग्रुप के विषय भी दिखाई देंगे। दूसरे ग्रुप का विषय का मतलब होता है जैसे कि बीए के ग्रुप के विषय दिखाई दे जाएंगे, बीकॉम के ग्रुप के विषय के दिखाई दे जाएंगे, और बीएससी ग्रुप के भी विषय दिखाई देंगे यहाँ पर अलग टॉपिक, जो कि फिजिक्स के अलावा। लेकिन यहाँ पर सभी विषय नहीं दिखाई देंगे, जैसे फिजिक्स आपको दिखाई देगा, 5-6 एक्स्ट्रा विषय भी दिखाई देंगे। अब वैकल्पिक में क्या होता है कि मान के चलिए मुझे फिजिक्स अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे दूसरा विषय वहाँ पर दिखाई दे रहा है, और दूसरा विषय मान के चलिए मुझे फिजिकल एजुकेशन दिखाई दे रहा है, और फिजिकल एजुकेशन मुझे अच्छा लगता है, तो मैं क्या करूँगा, वैकल्पिक विषय में यानी कि ओपन इलेक्टिव में मैं क्या करूँगा, वैकल्पिक विषय का चयन कर लूँगा, क्योंकि मुझे फिजिक्स अच्छा नहीं लग रहा है। तो वैकल्पिक विषय यानी कि ओपन इलेक्टिव का मतलब यही है कि मेजर और माइनर में विषय चयन करने के उपरांत अपनी संकाय, यानी कि अपनी संकाय से अपने ग्रुप का जो तीसरा विषय रह जाता है, शेष रह जाता है, उसे वैकल्पिक विषय के रूप में चयन करेगी। वैकल्पिक विषय के रूप में चयनित विषय के अध्ययन के लिए संबंधित मुख्य विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र का ही अध्ययन करना पड़ेगा। यहाँ पर हम जो भी पेपर सेलेक्ट करोगे, जो भी विषय सेलेक्ट करोगे, उसका पेपर 2 हमें देना है, जो कि अभी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यदि विद्यार्थी तीसरे विषय के रूप में अपने संकाय का विकल्प विषय नहीं पढ़ना चाहता है, तो विद्यार्थी को यह सुविधा दी गई है कि वह अपने संकाय के अतिरिक्त किसी अन्य संकाय के सामान्य वैकल्पिक विषय का चयन कर सकता है, जो कि अभी मैंने समझाया। यानी कि आपको अपने विषय का, अपने अपने ग्रुप के विषय अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इसमें ओपन इलेक्टिव में चेंज कर सकते हैं अपने विषय को। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि विद्यार्थी द्वारा चयनित मुख्य, मेजर, माइनर और ओपन इलेक्टिव में विषय चुनने की पात्रता नहीं होगी, यानी कि संबंधित वैकल्पिक विषय को चुनने की पात्रता नहीं होगी। यानी कि आपने जो मेजर में, माइनर में सेलेक्ट कर लिया, वही विषय आप वैकल्पिक में नहीं सेलेक्ट कर पाओगे। आपको अलग विषय सेलेक्ट करना है। अपने ग्रुप का भी विषय सेलेक्ट कर सकते हैं, अदर ग्रुप का भी विकल्प है जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अपनी अपनी रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार आपको अपने विषय चयन करने होंगे। तो मैंने आपको मेजर समझा दिया, माइनर समझा दिया, ओपन इलेक्टिव है जो कि आपको अच्छे से समझा दिया। यहाँ पर कुछ चीज़ें वो समझ लेना कि मेजर में हम जो विषय सेलेक्ट करेंगे उसी विषय से हम पीजी कर पाएँगे, यानी कि मेजर विषय हमारा मुख्य विषय होगा। मेजर के हमारे 2 पेपर होंगे, मेजर 1, मेजर 2। माइनर तथा ओपन इलेक्टिव का एक ही पेपर होगा, पेपर 2। इन सभी पेपर का मूल्यांकन 100 नंबर का होगा, जिसमें से 75 नंबर का पेपर यूनिवर्सिटी के द्वारा और 25 नंबर का सीसी टेस्ट होता है, जो कि कॉलेज में ही होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि 70 नंबर का पेपर यूनिवर्सिटी के द्वारा और 30 नंबर का सीसी टेस्ट हमारा हो सकता है। ये आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि आपके पेपर किस तरह से हो रहे हैं। लेकिन एक विषय का जो मूल्यांकन होगा 100 नंबर का होगा। जैसे कि मेजर के 2 पेपर हो गए, ठीक है? माइनर का 1 हो गया और ओपन इलेक्टिव का 2 हो गया। तो 4 पेपर हो गए हमारे, 4 पेपर इंटू 100 यानी कि 400 नंबर के पेपर हो गए हमारे, ठीक है? हमारे 4 विषय यहाँ तक हो गए, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमने क्या समझ लिया, सबसे पहले ध्यान से समझ लो यहाँ पर। हमने मेजर को समझ लिया, माइनर को समझ लिया, ओपन इलेक्टिव को समझ लिया। यानी कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमें अपने ग्रुप के विषय यहाँ पर सिलेक्ट करने होते हैं। लेकिन इस बार एनईपी में वोकेशनल को ऐड किया गया है, प्रोजेक्ट इंटर्नशिप को भी ऐड किया गया है। वोकेशनल और प्रोजेक्ट इंटर्नशिप में क्या होता है, हमें अपने व्यावहारिक ज्ञान के लिए अदर चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब वोकेशनल में केवल वही विषय आपको दिखाई देंगे, ऐसा नहीं है। ऐसे तो ओपन इलेक्ट्रिक में भी लगभग 30-40 विषय हैं, लेकिन आपको 30-40 विषय नहीं दिखाई देंगे। आपके अकॉर्डिंग, आपने जो विषय सिलेक्ट किए उस अकॉर्डिंग आपको विषय दिखाई देंगे। ओपन इलेक्ट्रिक में आपके ग्रुप के अलावा 6-7 एक्स्ट्रा दिखाई देंगे, ठीक है? वोकेशनल में भी 8-10 विषय आपको दिखाई देंगे, 6-7 विषय भी आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है?
तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और अगर हम ओपन इलेक्टिव के कुछ विषय के बारे में बात करें, तो ओपन इलेक्टिव को हम जनरल इलेक्टिव भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा विषय कुछ इस तरह के दिखाई दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पूरे विषय नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे कि विज्ञान के हो गए, ठीक है, और बायोलॉजी के हो गए, तो इसको आप छोड़िए। इसको यहाँ पर अगर आप जहाँ पर समझोगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, समझ में भी नहीं आएगा। जब विषय सिलेक्ट करोगे ना आप, तो वहीं पर देखना कि आपको जो विषय दिखाई दे रहा है, अगर वो अच्छा लग रहा है तो सिलेक्ट करना, नहीं लग रहा है तो उसको छोड़ देना, ठीक है। चलिए, वोकेशनल के बारे में बात करेंगे, तो वोकेशनल में आप यहाँ पर लगभग आप यहाँ पर कितने विषय को सिलेक्ट कर सकते हैं? 25 विषय यहाँ पर रखे गए हैं। इन 25 विषयों में से आप कोई सा भी विकल्प सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कर लिया, पर्सनल डेवलपमेंट कर दिया, सिक्योरिटी सर्विस कर लिया, हॉर्टिकल्चर कर लिया, ठीक है। आप कोई सा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 25 के 25 विषय हैं वो आपके केस में नहीं दिखाई देंगे। ये 25 विषय है ना 3 ग्रुप में डिवाइड किए गए, बीए, बीकॉम, बीएससी। जो बीकॉम लेगा उसको वित्त सेवा, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस दिखाई देगा। वो बीएससी वाले स्टूडेंट के में नहीं दिखाई देगा, जीएसटी वाला ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं दिखाई देगा। तो आपकी ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग जो आप इसे सिलेक्ट करोगे, जो आप कोर्स सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग दिखाई देंगे। तो इनमें से आप कोई सा ले सकते हैं, ठीक है। और इसका भी पेपर वही होगा 100 नंबर का, ठीक है। इसका भी वही 100 नंबर का पेपर होता है। इसके बाद में हमारा बचता है प्रोजेक्ट इंटर्नशिप। प्रोजेक्ट इंटर्नशिप के अंतर्गत आप 4 चीज़ सिलेक्ट करोगे। यानी कि जब आप प्रोजेक्ट इंटर्नशिप का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पर आपको 4 चीज़ें दिखाई देंगी। सबसे पहला दिखाई देगा फील्ड प्रोजेक्ट, दूसरा इंटर्नशिप, तीसरा अप्रेंटिसशिप, चौथा कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विसेज। तो आप फील्ड प्रोजेक्ट चुन लीजिए, इंटर्नशिप चुन लीजिए, अप्रेंटिसशिप चुन लीजिए, कम्युनिटी एंगेजमेंट को चुन सकते हैं। वैसे तो मैं इसके बारे में अलग से वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इसमें भी हम समझ लेंगे कि फील्ड प्रोजेक्ट में क्या होगा कि आपको फील्ड में जाकर काम करना पड़े, काम नहीं करना है, कोई फील्ड दे देंगे कॉलेज के द्वारा कि उस फील्ड में जाओ और वहाँ पर देख के आओ कि क्या कैसे काम होता है, फिर उसकी रिपोर्ट तैयार करना। इंटर्नशिप में और क्या होता है कि इंटर्नशिप में किसी कंपनी के पास पहुँचा देंगे, उस कंपनी में कैसे क्या काम होता है उसकी रिपोर्ट तैयार करना। अप्रेंटिसशिप में क्या होगा कि व्यापारी के पास पहुँचा देंगे, जो दुकानदार भाई होते हैं, दुकानदार उनके पास में पहुँचा देंगे बाज़ार में कि ये काम कैसे होता है। मान के चलिए किराने की दुकान पे पहुँचा दी, किराने की दुकान पे किस तरह सामान आ रहा है, किस तरह जा रहा है, इसकी रिपोर्ट तैयार करना। कम्युनिटी एंगेजमेंट में क्या होगा, कम्युनिटी एंगेजमेंट में सामुदायिक जुड़ाव, जो सामुदायिक संस्था होती है उनके पास पहुँचा दिया जाएगा, फिर उसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अगर आप थोड़ा डिटेल में भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पे इंटर्नशिप को सिलेक्ट करना, क्योंकि इंटर्नशिप ज़्यादा बेस्ट रहता है। अगर हम प्रोजेक्ट वर्क यानी कि फील्ड प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो फील्ड प्रोजेक्ट में कुछ इस तरह का होता है कि आपके जो अंक होंगे वो 50-50 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। 50-50 नंबर का पेपर होता है। एक बात समझना, इसका लिखित पेपर नहीं होता है, ठीक है। लिखित पेपर नहीं होगा, जैसे मेजर माइनर का होता है ना, वैसे पेपर नहीं होता है, ठीक है। यानी कि यूनिवर्सिटी इसका पेपर नहीं करवाती है, इसका पेपर कॉलेज वाले करवाते हैं। कॉलेज में होता है इसका पेपर, जैसे कि हमारे प्रैक्टिकल होते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से हमारे प्रोजेक्ट इंटर्नशिप होता है, ठीक है। अगर हम बात, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है कि 100 नंबर की होती है, इसकी लिखित परीक्षा नहीं होती, इसकी केवल रिपोर्ट तैयार करनी होती है। इंटर्नशिप में अप्रेंटिसशिप में बात करें तो इसमें जो मैंने अभी आपको बताया है कि किसी फर्म, किसी संस्था के पास, किसी कंपनी के पास पहुँचा दिया जाएगा और वहाँ पर रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और जिसकी जो रिपोर्ट होती है 2000 शब्दों के पर करनी चाहिए, जो कि आपको और कॉलेज से पता चलेगा। इसके बारे में इस डिटेल में हम ज़्यादा नहीं जाएँगे, क्योंकि अभी हमें विषय सेलेक्ट करने हैं, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएँगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इंटर्नशिप सेलेक्ट करना। जो सामुदायिक जुड़ाव करना चाहता है, उसे समुदाय अच्छा लगता है, सामुदाय जो समाज के प्रति काम करना अच्छा लगता है, कम्युनिटी एंगेजमेंट को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है? वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है? चलिए, ये सब चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। तो हमने क्या सीख लिया यहाँ पर, मेजर सीख लिया, जो माइनर सीख लिया, ओपन रिलेटिव सीख लिया, वोकेशनल सीख लिया, प्रोजेक्ट इंटर्नशिप सीख लिया। तो हमारे पेपर कितने हो गए? 2, 3, 4, 5 पेपर हो गए हमारे, ठीक है? इसका पेपर नहीं होता है। अब इसके अलावा हमारा कुछ एक चीज़ और होती है, वो होती है फाउंडेशन। फाउंडेशन विषय भी तो होता है हमारा। फाउंडेशन विषय के अंतर्गत हमारे 2 पेपर होते हैं, ठीक है? पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1, पेपर 2, ठीक है? और ये पेपर होते हैं ना 50-50 नंबर के होते हैं। पहला पेपर 50 का, दूसरा पेपर 50 का होता है। अब फाउंडेशन में पेपर जो होते हैं ना, वो कुछ अलग तरीके से होते हैं। फर्स्ट ईयर में 2 पेपर होंगे, वो अलग होंगे। सेकंड ईयर में फर्स्ट और पेपर 1, पेपर 2 होगा, वो अलग होगा। थर्ड ईयर में पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, वो अलग होगा। चलिए, फाउंडेशन के बारे में भी समझ लेते हैं कि फाउंडेशन में हमारे पेपर कैसे होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में कौन-कौन से विषय के पेपर होंगे। देखिए, यहाँ पर अगर हम आधार पाठ्यक्रम कहते हैं हिंदी में और फाउंडेशन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है? या फंडामेंटल भी कह सकते हैं, ठीक है?
तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो विषय हैं, वो कुछ अलग तरीके से होते हैं। जैसे कि हमारा 12th के बेसिक पर हम समझेंगे, ठीक है? 12th के बेसिक पर हम समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाती है। जैसे कि हमारा मैथ इम्पोर्टेंट विषय रहता है, ठीक है? मैथ रहता है हमारा मेन विषय, ठीक है? तो इसको हमने मेजर में रख दिया। इसके बाद हमारा फिज़िक्स रहता है, केमिस्ट्री रहता है। ये हमारे नॉर्मल विषय होते हैं, तो इसे हम माइनर समझ लेते हैं, इसे हम ओपन इलेक्टिव समझ लेते हैं। अब मैंने क्या बताया कि एनईपी में 2 विषय और जोड़े गए थे, वोकेशनल जोड़ा गया था एक्स्ट्रा विषय, जो हमारे एक्स्ट्रा एनर्जी कह सकते हैं या हमें एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए, ठीक है? और एक प्रोजेक्ट इंटर्नशिप हमारे लिए जोड़ा गया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें 12th क्लास में एक हिंदी भी तो होता है ना, एक इंग्लिश भी तो होता है ना, तो ठीक इसी प्रकार से हमारे यूजी में भी होता है हिंदी इंग्लिश के पेपर। लेकिन जो हिंदी इंग्लिश के जो पेपर होते हैं फर्स्ट ईयर में कुछ अलग होते हैं, सेकंड ईयर में कुछ अलग होते हैं, थर्ड ईयर में कुछ अलग होते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में आओगे तो फर्स्ट ईयर का अगर हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट ईयर में ये पेपर होंगे ना, वो 50-50 नंबर के हमारे पेपर होंगे, ठीक है? 50-50 नंबर के पेपर होंगे। पहला पेपर होता है हिंदी इंग्लिश का, जिसमें से आपको हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट करनी होगी, या आपको सेलेक्ट नहीं करनी, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है? इसके बाद में अगर हम बात करें पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंट स्टडीज और योग एवं ध्यान योग, जो कि योगा एंड मेडिटेशन हो गया। तो फर्स्ट ईयर में हमारे पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2 के नाम से, ठीक है? और ये जो पेपर होता है ना, वो ऑप्शनल पेपर होंगे। ऑप्शनल का मतलब होता है एमसीक्यू पेपर होंगे। एमसीक्यू लिखने का काम नहीं है, ओएमआर शीट पे होते हैं, ठीक है? आपको केवल आंसर टिक करना है, ऑप्शनल पेपर होता है। अगर सेकंड ईयर के बारे में बात करें, तो सेकंड ईयर में हमारा हिंदी इंग्लिश हो जाएगा, लेकिन पेपर सेकंड चेंज हो जाता है। पेपर 1 तो वही रहेगा, लेकिन पेपर सेकंड चेंज हो जाता है। स्टार्टअप आ जाएगा और इसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट आ जाएगा। इसके बाद थर्ड ईयर के बारे में बात करें, तो थर्ड ईयर में हिंदी इंग्लिश वही रहता है, लेकिन यहाँ पर सेकंड पेपर चेंज हो जाता है। डिजिटल अवेयरनेस, पर्सनल डेवलपमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग आ जाएगा हमारा। तो इस तरह से पेपर आ जाता है, ठीक है? तो पेपर कितने नंबर का होता है? 50-50 नंबर के पेपर होते हैं। अभी हम क्रेडिट पर नहीं जाएंगे, ठीक है? अभी हम क्रेडिट पर नहीं जाएंगे, अभी हम केवल विषय को सिलेक्ट करना सीख रहे हैं। तो हमने सारे विषय को सिलेक्ट करना सीख लिया है, ठीक है? अब इसमें नंबर कैसे होते हैं, इसकी मार्किंग किस तरह से होगी, अब वो हम समझेंगे। अब दोस्तों एक चीज़ समझना, मैंने आपको बताया कि हमारे पेपर 100-100 नंबर के होंगे, और जो फाउंडेशन का या फंडामेंटल जो पेपर होगा वो 50-50 नंबर का होता है। पेपर तो आपका 100 नंबर का और 50 नंबर का आएगा, लेकिन जो रिजल्ट तैयार होगा आपका, जो रिजल्ट तैयार होगा, वो आपका क्रेडिट में तैयार होगा, क्रेडिट में, ठीक है? आप सभी को पता भी होगा या नहीं पता तो मैं बता दूँ, जो रिजल्ट तैयार होगा वो क्रेडिट में तैयार होगा। क्रेडिट में मतलब कि जैसे कि आप पेपर देंगे तो वहाँ पर 70 नंबर का या 75 नंबर का या 100 नंबर का आपको पेपर तो दिखेगा, पेपर दिखेगा। 70 नंबर का, 75 नंबर का, क्वेश्चन के आगे 6 नंबर या क्वेश्चन के ना आगे 5 नंबर या 4 नंबर इस तरह से दिखेगा। लेकिन जो आपका रिजल्ट तैयार होगा वो क्रेडिट में तैयार होगा। अब जो रिजल्ट आपका क्रेडिट में तैयार होगा ना, तो उसको क्रेडिट में बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? क्रेडिट में बनाने के कुछ नियम होते हैं। जैसे कि अगर आपके नंबर आए 60 से 69, 60 से 70 के बीच में, तो आपको जो क्रेडिट मिलेंगे ना, 7 क्रेडिट मिलेंगे। इसको छोड़ो, इससे मतलब नहीं है, ठीक है? बात समझ में आ गई? क्योंकि मैं इन दोनों को समझाऊँगा तो दिक्कत हो जाएगी। मान के चलिए आपके 50 से 60 के बीच में नंबर आए, तो आपको 6 पॉइंट मिलेंगे। पॉइंट समझना, ठीक है? पॉइंट मिलेंगे। 80 से 90 के बीच में आए तो 9 पॉइंट मिलेंगे। 35 से 40 के बीच में आए तो 4 पॉइंट मिलेंगे। 0 से 34 के बीच में आए तो आपको कोई भी जो कि पॉइंट नहीं मिलेगा और फेल हो जाएँगे आप, ठीक है? तो पास होने के लिए मिनिमम हमें 4 पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो अब ये नंबर होते हैं ना, इन नंबर को पॉइंट में डिवाइड किया जाएगा और इसी पॉइंट से हमारा रिजल्ट तैयार होता है, ठीक है? इसी पॉइंट से हमारा रिजल्ट तैयार होता है। अब आप सभी को पता होगा कि 12th क्लास में जो पेपर होता है, 12th क्लास में जो पेपर होता है वो 500 नंबर का पेपर होता है। प्रत्येक पेपर 100-100 नंबर का होता है, प्रत्येक पेपर 100-100 नंबर का होता है, मैंने आपको बताया। लेकिन मैंने अभी आपको एक चीज़ भी तो बताई थी कि हमें पॉइंट में नंबर दिए जाएँगे, यानी कि इन नंबर को पॉइंट में कन्वर्ट किया जाएगा। अब पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा कि जैसे कि टोटल 12वीं क्लास में पेपर कितने नंबर का होता है? 500 नंबर का। लेकिन यहाँ पर अगर हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे यूजी को, तो इसका जो फर्स्ट ईयर होगा वो 40 पॉइंट का होगा, 40 पॉइंट का। अब यहाँ पर जो पेपर 100 नंबर का जो पेपर हो रहा था ना 12वीं क्लास में हिंदी इंग्लिश का, अब ये पेपर है ना, इस पेपर को भी पॉइंट में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे कि मेजर में 2 पेपर होते हैं, मेजर में 2 पेपर होते हैं, तो मेजर 1 का पहला पेपर, मेजर 2 का दूसरा पेपर, ये 6-6 क्रेडिट 6-6 पॉइंट का हुआ। इसके बाद माइनर का पेपर होता है, माइनर का भी पेपर होगा 6 पॉइंट का। तो इस तरह से टोटल जो विषय अभी हमने समझे थे, उन विषयों को 40 पॉइंट में बनाया जाएगा,
ठीक है? सबसे पहले एक चीज़ समझना कि जो प्रथम वर्ष होगा हमारा वो 40 क्रेडिट का होगा, द्वितीय वर्ष भी 40 पॉइंट का होगा, तृतीय वर्ष भी 40 क्रेडिट का होगा, चतुर्थ वर्ष भी हमारा 40 क्रेडिट का होगा, ठीक है? अब 40-40 क्रेडिट के तो होंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझना कि जो हमारा मेजर विषय है, जो मैंने आपको बताया ना कि जैसे कि हिंदी का पेपर 100 नंबर का होता है, हिंदी का पेपर 100 नंबर का होता है, इंग्लिश का पेपर 100 नंबर का होता है। लेकिन यहाँ पर जो पेपर होगा ना, जो मेजर 1 का जैसे कि मैथ 1, मैथ 2 गया, तो वो 6 पॉइंट का होगा। पॉइंट समझना, ये 6 पॉइंट का होगा। जैसे कि मेजर में हम विषय सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? मेजर में हम विषय सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर समझना देखिए, यहाँ पर तो ईयर है, जो फर्स्ट यहाँ पर नंबर लिखे हैं ये ईयर है, ईयर। तो हम कौन-सा टेबल समझेंगे पहले? फर्स्ट वाला, जो कि मैंने हाइलाइट कर दिया है। इस टेबल को हम समझेंगे, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। क्योंकि फर्स्ट ईयर का टेबल है, जो फर्स्ट ईयर का समझ लेंगे वहीं सेकंड ईयर का टेबल है, वहीं थर्ड ईयर का टेबल है, वहीं फोर्थ ईयर का है, ठीक है? अगर हम बात करें मेजर में हमने कोई विषय सेलेक्ट किया होगा, उसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो एक पेपर हमारा कितने पॉइंट का? 6 पॉइंट का, तो 2 पेपर हमारे कितने पॉइंट के हो गए? 12 पॉइंट के। माइनर में हम कोई विषय सेलेक्ट करेंगे तो एक पेपर 6 पॉइंट का हुआ। इलेक्टिव में हमने कोई जो पेपर विषय सेलेक्ट किया वो 6 पॉइंट का हुआ, 6 क्रेडिट का। वोकेशनल में हम जो कोई सेलेक्ट करेंगे वो 4 पॉइंट का होगा। फाउंडेशन हमारे यहाँ पर 4 पेपर होते हैं, सॉरी 2 पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे, यहाँ पर 2 लिखा है और 4-4 पॉइंट के होंगे तो 8 क्रेडिट हो गए। अब हमने यहाँ पर एक चीज़ और भी तो देखी थी ना, प्रोजेक्ट इंटर्नशिप फील्ड प्रोजेक्ट जैसा कि देख पा रहे हैं, तो उसका हमें एक पेपर होगा जो कि 4 क्रेडिट का होगा, ठीक है? तो हमारे इस तरह से सभी क्रेडिट को जोड़ेंगे तो कितने क्रेडिट हो जाते हैं? 40 क्रेडिट। जो हमने अभी 12वीं क्लास में जो पेपर दिया था ना, वो 500 नंबर का दिया था और यूजी में हम जो दे रहे हैं पेपर, वो हम 40 क्रेडिट का दे रहे हैं। हमने एक विषय का पेपर 100 नंबर का दिया था, तो हम यहाँ पर एक विषय का पेपर 6 क्रेडिट का दे रहे हैं। यहाँ पर हम 6 क्रेडिट का दे रहे हैं, यहाँ पर हम 6 क्रेडिट, यहाँ पर हम 4 का। इस तरह से हमें टोटल क्रेडिट कितने हो गए? 40 क्रेडिट, ठीक है? तो 40 क्रेडिट में से अब हमें नंबर मिलेंगे, ठीक है? 40 क्रेडिट में से हमें हम नंबर मिलेंगे। पेपर तो हम 100 नंबर का ही देंगे, लेकिन उस 100 नंबर को क्रेडिट में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है? बात समझ में आ गई? देखिए, कैसे डिवाइड किया जाएगा अब मैं वो आपको समझा देता हूँ। देखिए, इसको ज़ूम कम करते हैं। जैसे कि मैंने कोई पेपर दिया है, मेजर 1 का मैंने एक पेपर दिया जो कि 100 नंबर का पेपर था, उसमें से मुझे 60 नंबर मिल गए। तो 60 में से मुझे पॉइंट कितने मिले? 7 पॉइंट, ठीक है? 7 पॉइंट मिल गए। मैंने कोई पेपर दिया 80 से 89 के बीच में पेपर हुआ, उसका ग्रेड पॉइंट 9 मिल गया। कोई पेपर हुआ 5 पॉइंट मिल गया। तो 40 में से मुझे पॉइंट कितने मिले हैं? 40 में से मुझे पॉइंट कितने मिले हैं? अब वो पॉइंट ऐड हो जाएँगे। जैसे कि मैंने मेजर 1 जो कोर्स 1 लिखा है ना, कोर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये मेजर 1, मेजर 2, माइनर, ओपन रिलेटिव, ये वोकेशनल, प्रोजेक्ट इंटर्नशिप है और हमारे कुछ फाउंडेशन के पेपर हैं, फंडामेंटल वाले, ठीक है? तो इस तरह से 6, 6, 6, 6, 6-6 वाले 4 थे, 4-4 वाले बाकी के पेपर थे, आप सभी को पता है। एक प्रोजेक्ट इंटर्नशिप भी। तो टोटल 8 पेपर थे हमारे। अब इसको छोड़ देना, इससे हमें मतलब नहीं है। मैंने क्या बताया कि हमारा पेपर तो हुआ था 100 नंबर का, लेकिन हमें पॉइंट मिले हैं 8। पहले पेपर में मुझे 8 पॉइंट मिले, 8 पॉइंट मिल गए, ठीक है? लेकिन क्रेडिट कितने का था? 6 का, लेकिन पॉइंट मुझे कितने मिल गए? 8। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में टोटल कितने आ जाएँगे? 48। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 30 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 42 आ जाएगा। यानी कि हमारे ऑप्टेंट मार्क में से और प्राप्तांक मार्क में से, जैसे 12th क्लास में होता है ना कि एक तो ऑप्टेंट मार्क होता है, एक प्राप्तांक होता है, यानी कि टोटल मार्क होता है, ये ऑप्टेंट मार्क होता है। तो टोटल मार्क कितने हैं? ये तो टोटल मार्क हो गए क्रेडिट और ये हो गया हमारा ऑप्टेंट मार्क, ठीक है? तो ऑप्टेंट मार्क हो गया। कितने में से कितने नंबर आए? 4 क्रेडिट थे, 4 नंबर आ गए। 6 क्रेडिट थे, 10 नंबर आ गए, ये पॉइंट है। लेकिन इसका डिवाइड यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारी जो एक्चुअल क्रेडिट होंगे ना, वो एक्चुअल क्रेडिट हमारे पास में आ जाएँगे, ठीक है? एक्चुअल क्रेडिट हमारे पास में आ जाएँगे। अब एक्चुअल क्रेडिट आ गए हमारे, कितने आ गए? 276 हमारे पास में क्रेडिट आ गए। लेकिन हमारा जो रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा फर्स्ट ईयर में, मैंने क्या बताया था कि वो ग्रेड में तैयार किया जाता है, यानी कि एजीपीए में तैयार किया जाएगा हमारा फर्स्ट ईयर का। तो क्या करेंगे, जो हमारे जितने भी एक्चुअल क्रेडिट आएँगे, उसको 40 से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि हमारा फर्स्ट ईयर कितने का था? 40 ईयर, सेकंड ईयर कितने का? 40 ईयर, थर्ड ईयर कितने का? 40 ईयर, फोर्थ ईयर कितने का? 40 ईयर। तो 40-40 नंबर का, तो हमारे जो एक्चुअल क्रेडिट बन रहे हैं, उसमें 40 का डिवाइड करेंगे और जैसे हम 40 का डिवाइड करेंगे, तो हमारी जो ग्रेड होगी वो आ जाएगी 6.90, यानी कि हमें फर्स्ट ईयर में जो नंबर मिले हैं,
जो हमें ग्रेड मिली है वो 690 ग्रेड मिली है। और हमें जो फर्स्ट ईयर करेंगे हम, और जो सेकंड ईयर करेंगे, जो थर्ड ईयर करेंगे, जो फोर्थ ईयर में फर्स्ट ईयर करेंगे उसका रिजल्ट एजीपीए में आएगा, सेकंड ईयर करेंगे उसका रिजल्ट एजीपीए में आएगा, थर्ड ईयर करेंगे एजीपीए में आएगा, यानी कि एनुअल ग्रेड पॉइंट एवरेज। हम फर्स्ट ईयर में कितने नंबर लाए, कितने नंबर लाए, कितने नंबर लाए, तो हम कितने नंबर लाए 6.90 फर्स्ट ईयर में। अब आप बोलोगे कि ये तो परसेंट में नहीं है, ये तो केवल और केवल इसमें दिख रहा है हमें नंबर में, हमने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर ली, सेकंड ईयर कंप्लीट कर ली, ये तो ग्रेड दिख रहा है, लेकिन हमें तो नंबर में चाहिए। और दोस्तों जो मैंने आपको बताया ना कि मल्टीप्लाई करना है, इस ये सब करने की आपको झंझट नहीं है। आपके पास में रिजल्ट आएगा, मार्कशीट आएगी, तो मार्कशीट में केवल और केवल आपकी ग्रेड दिखाई देगी। आपको कोई भी झंझट नहीं पालना है। आपको तो जो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करोगे ग्रेड दिखाई देगी, सेकंड ईयर कंप्लीट करोगे ग्रेड दिखाई देगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें अपनी परसेंट बनाना है, परसेंट बनाना है। तो परसेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सीजीपीए बनाना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। एजीपीए से हमारी परसेंट नहीं बनती। एजीपीए क्या होता है, एक साल का एवरेज। जैसे कि फर्स्ट ईयर में हमें एजीपीए मिला 7.50, सेकंड ईयर में एजीपी मिल गया 7.58, और थर्ड ईयर में मिल गया 7.32। चौथी ईयर को छोड़ो, चौथी ईयर को छोड़ दो, ठीक है। 3 ईयर का हमारा इतना एजीपीए बन गया। लेकिन मैंने क्या बताया था, एजीपीए केवल एक साल की रिपोर्ट कार्ड होता है। लेकिन हमें जो क्या करना है, परसेंट बनाना है कि हमारी एक्चुअल में परसेंट कितने। परसेंट बनाने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सीजीपीए, यानी कि कम्यूटेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। यानी कि परसेंट अगर आपको बनाना है तो सीजीपीए में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। और सीजीपीए में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो हमारी जो एजीपीए है, हमारी एक साल का एजीपीए का मल्टीप्लाई कर देना 40 से, तो 300। हमारा एक दूसरे साल का एजीपीए उसको मल्टीप्लाई कर देना 40 से, तीसरे साल का 40 से मल्टीप्लाई कर देना, तो टोटल कितने हो जाएगा, इसको ऐड कर देना। और ऐड करने के बाद में जो नंबर बनेगा उसे 120 से डिवाइड कर देना, तो हमारी सीजीपी आ जाएगी। अब मान के चलिए मेरे पास में अभी फर्स्ट ईयर दिया है, मैंने सेकंड ईयर दिया है, थर्ड ईयर मैंने नहीं दिया है, तो मेरे पास में 2 ही चीज़ बची। तो आप क्या करना, फर्स्ट ईयर को मल्टीप्लाई कर देना 40 से, सेकंड ईयर को 40 से मल्टीप्लाई कर देना, दोनों का जो भी एक्चुअल आंसर बनेगा उसको 40 और 40 80 से डिवाइड कर देना। मान के चलिए अब आपको फर्स्ट ईयर की परसेंट निकालनी है, फर्स्ट ईयर की, तो आप क्या करना, 300, आप आपका एजीपी तो 7.50 है, 7.50 को 40 से मल्टीप्लाई करके 300 बना लेना, ठीक है। या जो भी आंसर है उस आंसर को बना लेना, इसके बाद 40 से डिवाइड कर देना। जैसे 40 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में 7.50 ही आएगा, वो तो सीधी सी बात है। लेकिन जो 7.50 आएगा या जो भी आपका एजीपी आएगा उसे क्या करना पड़ेगा, अब उसे हमें 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अगर सीजीपीए को परसेंट में बदल, अब हमारे पास में क्या आ गया, सीजीपीए आ गया। आप फर्स्ट ईयर का भी सीजीपीए निकाल सकते हैं, आप सेकंड ईयर का भी सीजीपीए, थर्ड ईयर का भी सीजीपीए, फोर्थ ईयर का भी सीजीपीए निकाल सकते हैं, या 2 ईयर का भी, 2 साल का भी सीजीपीए, या 3 साल का सीजीपीए, 4 साल का भी सीजीपीए निकाल सकते हैं। जैसे ही हमारे पास में सीजीपीए आ जाएगा, हम क्या करेंगे, हम एमपी में रह रहे हैं, अगर स्टेट में रहते हैं तो 9.5 से गुणा होता है, लेकिन अगर आप एमपी में रह रहे हैं तो 10 से गुणा होगा। आप एमपी की किसी भी यूनिवर्सिटी से करो, जैसे कि आरजीपीवी हो गई, जीबाजी यूनिवर्सिटी, देवी अल्लाह यूनिवर्सिटी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करो, आप अपने आप अपने सीजीपीए को यानी कि जो सीजीपीए बना है उस सीजीपीए को 10 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपकी परसेंट निकल कर आ जाएगी। अगर हम 10वीं क्लास की 12वीं क्लास की बात करें तो 9.5 से गुणा होता है, अदर स्टेट में भी 9.5 से गुणा होता है, लेकिन हमारे एमपी में सीजीपीए को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारी जो परसेंटेज आ जाती है। बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनके पेपर सेमेस्टर वाइज़ होते हैं उनको एसजीपीए मिलता है, और जिनके पेपर एनुअल होते हैं उन्हें एजीपीए मिलता है, यानी कि 1 साल का एजीपीए, 2 साल का एजीपीए, 3 साल का एजीपीए। अब जो आपको परसेंट बनानी है, परसेंट बनानी, तो मैंने आपको क्या बताया, परसेंट निकालने के लिए चाहे आपका एसजीपीए हो चाहे एजीपीए हो, इसकी परसेंट बनाने के लिए सीजीपीए निकालना ही होगा, और सीजीपीए को 10 से गुणा करना है। जैसे हम 10 से गुणा कर देंगे हमारा सीजीपीए जो कि हमारा परसेंट निकल जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, जैसा कि मैंने आपको ये चीज़ें वही हैं जो कि प्रथम वर्ष में 40 का होता है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ 40 वर्ष का होता है, और एक विषय हमारे कितने क्रेडिट के होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए एक चीज़ और समझ लीजिए आप यहाँ पर, कि अगर आप जो एजीपीए है, सीजीपीए, ठीक है? अगर आप 7.50 से ऊपर ले आते हैं, तो आप फर्स्ट डिवीज़न माने जाएँगे। अगर आप 6 या 6 के आस-पास लाते हैं, तो फिर फर्स्ट डिवीज़न माने जाएँगे, लेकिन 7.50 से लाओगे तो फर्स्ट डिवीज़न से ऊपर माने जाएँगे। अगर आप 5.50 से 6 के बीच, सॉरी 5 से 6 के बीच में लाते हैं,
तो सेकंड डिवीज़न में आएँगे और अगर आप 3.50 से 5 के बीच में लाते हैं तो आप पास कहलाएँगे। 3.50 से नीचे आएँगे तो आप फेल की श्रेणी में आ जाएँगे, ठीक है? बात समझ में आ गई? ठीक है। तो दोस्तों इस 4-5 चीज़ों को सीखने के लिए हमने क्या चीज़ें सीख ली? मतलब हमने पूरी एनईपी को सीख लिया, एनईपी 2020 को पूरा कंप्लीट सीख लिया। वीडियो लंबा हो गया, मुझे पता है 30 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन गारंटी दे रहा हूँ हर चीज़ समझ में आ गई होगी, हर चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यूट्यूब पर आपको कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जो आपको इतना डीपली सिखाया होगा। मैंने एमपी की हर चीज़ यहाँ पर सिखा दी है कि किस तरह से हमारा रिज़ल्ट तैयार किया जाता है, एजीपीए क्या होता है, सीजीपीए क्या होता है, परसेंट कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें समझ में आती हैं। अगर आपको अब भी कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं उन कमेंट का रिप्लाई तो इसी वीडियो में दे दूँगा, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगेगा कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, तो आपके कमेंट के आधार पर उस टॉपिक पे मैं वीडियो भी बना दूँगा, ठीक है? तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।